नेपाल में हिंसा के बाद आज तीसरा दिन है। देश भर में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि हालात को किसी भी हालत में अब सुधारा जा सके। उधर आज राष्ट्रपति छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने वाले हैं ताकि आंदोलन को खत्म कराया जा सके। तो फिलहाल आपको बताएं, अब कोशिशें हो रही हैं क्योंकि 2 दिन की स्थिति नेपाल में जिसने भी देखी, अब कोशिश यही है कि सुलगते नेपाल को कैसे संभाला जाए, कैसे यहां हालात नॉर्मल किए जाएं। क्योंकि मांगे तो मान ली गई हैं। मांगे क्या थी? सोशल मीडिया बैन जो हटा लिया गया। मांगे क्या थी? प्रधानमंत्री का इस्तीफा जो कि हो गया। लेकिन बावजूद इसके अब किससे बात किया जाए या कौन अब सत्ता संभालेगा या नेपाल का भविष्य क्या होगा, अब इसको लेकर यहां चिंता और चल रही है। और इसी को लेकर कल सेना ने जब मोर्चा संभाला तो एक अपील भी की लोगों से घरों पर रहने के लिए। कर्फ्यू भी अलग अलग जगहों पर लगा दी गई है। आज राष्ट्रपति की बैठक भी है। प्रधानमंत्री ओली को लेकर भी अब संशय है कि क्या वो अभी नेपाल में है या कहीं जाने का उनका प्रोग्राम, क्योंकि इससे पहले दुबई जाने की खबरें आ रही थी। सेना ने अब पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि ओली ने पहले ही जब ये हालात बिगड़े थे तो सेना से सामने आने के लिए कहा था, लेकिन सेना ने कहा जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे तब तक स्थिति सही नहीं होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ और अभी भी कोशिशें ये हो रही हैं कि किसी तरह हालात नेपाल में संभाले जा सके। आज तीसरा दिन है। दिन की शुरुआत में अभी तो स्थितियां ठीक नजर आती हैं, लेकिन क्या ये दिन खत्म होते होते भी ठीक रहेंगी, ये सवाल बना हुआ है। नेपाली संसद को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। नेपाल में शाम 5 बजे से 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये नेपाल की संसद है जहां से पूरे देश की नीति तय होती रही है। जिन सरकारों ने सत्ता संभाला है वो यहीं से कामकाज करती रही हैं, लेकिन अब नेपाली संसद धधक रहा है। ये 9 सितंबर की तस्वीरें हैं। आंदोलन की आग ऐसी भड़की कि संसद की ये इमारत भी सुलग उठी। आठ सितंबर को राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जेन जी के आंदोलनकारी उतरे थे। उनमें केपी ओली सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। उग्र हिंसा की रोकथाम के लिए सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई थी, जिसमें 20 युवकों की जान चली गई थी। उसके बाद 9 सितंबर को जो हिंसा भड़की उससे पूरा नेपाल जल उठा। सोशल मीडिया पर बैन के बहाने शुरू हुआ आंदोलन सत्ताधारी और विपक्ष के दागी नेताओं और कई दलों के लिए भी आफत बना। मंगलवार को उग्र प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री ओली और राष्ट्रपति के आवास को आग के हवाले कर दिया। काठमांडू में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला का घर भी दहकने लगा। कई नेताओं के घरों को प्रदर्शनकारियों ने तबाह कर दिया। हिंसा की आग में भीड़ सभी सामानों को जलाती नजर आई। इन आंदोलनकारियों के आगे सुरक्षाकर्मी बेबस नजर आए। सरकारी इमारतें सुलग रही थीं। प्रदर्शनकारी एक एक कर सभी को आग के हवाले करते जा रहे थे। धनगढ़ी इलाके में नेपाली कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। आंदोलन में शामिल कुछ लोगों ने नेताओं के घरों से लॉकर भी लूटे और उसे तोड़ते नजर आए। बात सिर्फ आगजनी और तोड़फोड़ तक ही नहीं रुकी। आंदोलनकारियों का गुस्सा कई नेताओं और मंत्रियों पर भी फूटा। उन्होंने नेपाल के 4 बार के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउबा को भी खून खून कर दिया। उनकी पत्नी और केपी ओली सरकार में गृह मंत्री आरजू राणा देउबा पर भी हमला किया गया। हालांकि नेपाली सेना के जवानों ने उन्हें बचा लिया। भीड़ के निशाने पर ओली सरकार के वित्त मंत्री रहे विष्णु प्रसाद भी आ गए। प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर उनकी पिटाई की। हिंसा की ये आग नेपाल के कई शहरों में भड़की है। काठमांडू, भैरहवा, जनकपुर, लुम्बिनी प्रदेश, नेपालगंज, रौतहट और अन्य तमाम इलाकों में
हिंसा ऐसी भड़की कि हालात बेकाबू हो गए। कहीं कारें फूंक दी गई, कहीं इमारतें लपटों में दहकती नजर आईं, कहीं जबरदस्त तोड़फोड़ से तबाही मची। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को बालेन शाह का भी समर्थन मिला। वो खुद आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे। बिगड़ते हालात के बीच कल दोपहर में ओली ने इस्तीफा दिया। तब सेना ने हालात को संभालने की कोशिश की। रात होते होते नेपाल आर्मी के जवान गश्त करते दिखे। नेपाल में हिंसा का आज तीसरा दिन है। आज भी तमाम इलाकों में तनाव है और स्थिरता का माहौल है। नेपालगंज से आशीष श्रीवास्तव, काठमांडू से पंकज दास और अमित भारद्वाज के साथ रोहित कुमार सिंह। आज तक नेपाल के सामने अब सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या होगा। आज राष्ट्रपति से छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा तो किन शर्तों पर आंदोलन खत्म करने की सहमति बनेगी। 8 सितंबर को आंदोलन की शुरुआत हुई। 9 सितंबर को पूरा नेपाल सुलग उठा और अब आज काठमांडू में आगजनी और तोड़फोड़ के निशान दिख रहे हैं। ये सुलगती इमारत नेपाल में भड़के आंदोलन की गवाही दे रही है। ओली पीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी सत्ता छीन चुकी है, वो किसी सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं। ऐसे में सबसे अहम ये कि अब आगे क्या। जिनसी के आंदोलन के बाद अब नेपाल का भविष्य क्या होगा। क्या काठमांडू के मेयर बालेन शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रवि लामिछाने में से कोई एक अब सत्ता संभालेगा? ऐसी कयासबाजी की ठोस वजह है। दरअसल दोनों को प्रदर्शनकारियों का समर्थन हासिल है। दोनों ही ओली सरकार की मुखालफत करते रहे हैं। 9 सितंबर को काठमांडू की सड़कों पर मेयर बालेन शाह उतरे तो समर्थकों ने उनका स्वागत किया और समर्थन में नारेबाजी भी की। वहीं जेल में बंद रहे रवि लामिछाने को प्रदर्शनकारियों ने जेल तोड़कर बाहर निकाल लिया। बालेन्द्र शाह और रवि लामिछाने दोनों ओली के धुर विरोधी माने जाते हैं। जिनसी प्रदर्शनकारियों का इन पर भरोसा है। अब नेपाल को बदलने के लिए आंदोलन चलाने वाले कह रहे हैं कि हम बदलाव के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पूर्व पीएम ओली देश छोड़कर भाग गए हैं। इस सियासी संकट के बीच नई सरकार से आंदोलनकारियों को कई उम्मीदें हैं, लेकिन अभी बिगड़ते हालात को संभालने की चुनौती है। लिहाजा राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का फैसला किया है। सेना की मौजूदगी में राष्ट्रपति आवास पर आंदोलन को खत्म करने के नजरिए से ये अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि छात्रों से मीटिंग में राष्ट्रपति कोई ठोस प्रस्ताव रखेंगे जिससे आंदोलन खत्म हो और भावी सरकार की रूपरेखा तैयार की जा सके। नेपालगंज से आशीष श्रीवास्तव, काठमांडू से पंकज दास और अमित भारद्वाज के साथ रोहित कुमार सिंह। आज तक। नेपाल में जेनजी आंदोलन ने वहां की सियासी जमीन हिला दी। वहां के सत्ताधीश देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी है, अराजकता का माहौल है। इस बीच बालेन शाह या बालेन्द्र शाह नाम का एक शख्स उस आंदोलन का चेहरा बना हुआ है। देखिए कौन है बालेन शाह। काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह को सीधे पीएम बनाने की मांग यूं ही नहीं उठ रही है। उसके पीछे युवाओं के बीच उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। बालेन के कद और प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 की अपनी शीर्ष 100 शख्सियतों की सूची में शामिल किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विश्व प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने भी उन्हें कवर किया है। अक्सर सोशल मीडिया पर बालेन के पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ देते हैं और तेजी से ट्रेंड करने लगते हैं। उनकी जीवन शैली, रहन सहन, स्टाइल सब कुछ वहां के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। यही वजह है कि इस बड़े आंदोलन को बालेन ने बड़ी आसानी से अपना समर्थन देकर हाईजैक कर लिया और उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और काठमांडू के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत भी गए। राजनीति में उनका अप्रत्याशित उछाल, युवाओं के बीच लोकप्रियता और पारंपरिक राजनीतिक दलों से नेपाली युवाओं के बढ़ते मोहभंग ने बालेन को नायक बना दिया।
नेपाल में राजनेताओं के बच्चों की आलीशान जीवन शैली के खिलाफ सोशल मीडिया पर नेपो किड ट्रेंड करने लगा। बालेन ने इस पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। ऐसे में बालेन को हीरो के तौर पर युवाओं ने पेश किया। फेसबुक पोस्ट में शाह ने कहा कि आयोजकों की ओर से निर्धारित आयु सीमा के कारण वे इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने जेनजी की आयु 28 वर्ष से कम निर्धारित की है, फिर भी वे उनकी आवाज सुनना महत्वपूर्ण समझते हैं। उनके लिए मैं भी बूढ़ा लग सकता हूं। वो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनका पूर्ण समर्थन प्रदर्शनकारियों के साथ है। इससे पहले भी डिपार्टमेंट में सैलरी को लेकर वो ओली के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। इतना ही नहीं, 2023 में आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग पर बालेन शाह ने आपत्ति जताई थी और उसे फिल्म से हटाने की मांग की थी। ऐसा नहीं करने के एवज में उन्होंने चेतावनी दी थी कि नेपाल और काठमांडू में कोई भी भारतीय फिल्म नहीं चलने देंगे। बालेन ऐसे ही मुद्दों को उठाकर युवाओं के बीच हीरो बने हुए हैं, जिसमें अब नेपाल का जेनजी देश के उज्जवल भविष्य की उम्मीद खोज रहा है। आज तक ब्यूरो। नेपाल में बढ़ती हिंसा का एक और कारण करप्शन और नेताओं के बच्चे हैं, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपोकिड, नेपोबेबी जैसे ट्रेंड वायरल थे। यानी युवाओं का गुस्सा नेताओं के बच्चों के आलीशान लाइफ पर भी था। नेपाल में जिस आंदोलन की आग सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई थी, आखिर वो आंदोलन बैन खत्म होने के बाद भी क्यों जारी है? आखिर क्यों लगातार नेपाल जल रहा है? आखिर इस्तीफों के बाद अब ये जेन जी चाहते क्या हैं? दरअसल ये लड़ाई अब सोशल मीडिया के बैन से आगे निकल चुकी है। इसमें सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के गुस्सा है, नेताओं के बच्चों की आलीशान लाइफस्टाइल को लेकर के जनता में उबाल है। जनता के पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे नेताओं को लेकर के गुस्सा है। नेपाल के सोशल मीडिया में अलग अलग तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। आंदोलन से पहले 5 और 6 सितंबर को सोशल मीडिया पर नेपो किड और नेपो चाइल्ड जैसे हैशटैग तेजी से वायरल होने लगे, जिसमें एक ओर नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगियां दिखाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जिंदगी जीने की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते आम नेपाली। विदेशों में पढ़ते नेताओं के बच्चों की तस्वीरें थी, तो वहीं नेपाल में 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे आम लोगों की तस्वीरें। नेताओं की आलीशान जिंदगी, विदेशों की ट्रिप, महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां, बैग, गाड़ियां, सब जेनजी के दिलों में चिंगारी बनकर सुलग रही थी। नेताओं और नेपो किड के हर सोशल मीडिया में साझा की जा रही तस्वीरें इस चिंगारी को हवा दे रही थी। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट दिखने लगे जिनमें नेताओं के बच्चों की जिंदगी के बारे में लिखा जा रहा था और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का विरोध किया जा रहा था। इस विरोध के चलते ही युवा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर और कुछ विपक्षी नेताओं ने 7 सितंबर को नो मोर करप्शन और वेकअप चैलेंज हैशटैग के जरिए प्रदर्शन किया। सवाल था कि जब आम जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं नेता और उनके बच्चे सोशल मीडिया में अपनी लाइफस्टाइल की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। इस गुस्से पर सोशल मीडिया बैन ने चिंगारी में घी का काम किया और देखते ही देखते पूरा नेपाल जलने लगा। बीरगंज से रोहित कुमार सिंह के साथ अमित भारद्वाज और पंकज दास, काठमांडू, आज तक।